हाँ जी मालिक। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने और आपने मिलकर ये सीखा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर दैट हमने उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझे थे। इस पार्ट के अंदर बेटा हम समझेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट के बेटा इंपॉर्टेंस। चले सर शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बेटा पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 पर आइए। रीजन बीइंग, अगर आपको मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा या नहीं समझा है तो बेटा ऑब्जेक्टिव्स और बाकी चीजें समझना उतना पॉसिबल नहीं है, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले जाइए पार्ट 1, उसके बाद बेटा पार्ट 2। ओके गाइस, शुरू करते हैं। भैया ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए मैनेजमेंट काम करती है, उनको बोलते हैं भैया मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस। सो बेसिकली देयर आर थ्री थ्री थ्री। ओके, सो कितने ऑब्जेक्टिव है मालिक? अब भी बोलो जल्दी, कमेंट बॉक्स में डालो कितने ऑब्जेक्टिव है बेटा। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, एक बार नाम पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा बेटा सोशल, और तीसरा पर्सनल। अब सुनो ना, मैं इसकी ना लेमन लैंग्वेज में आपको कुछ बोलना चाहता हूं। मैं बोलूं सर मैनेजमेंट ना 3 लोगों के बारे में सोचता है। पहला, ऑब्वियस सी बात है, हम भी जिंदगी में पहला तो खुद के बारे में ही सोचेंगे। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन खुद के बारे में सोचता है, इसलिए उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा बेटा वो सोचता है अपने यहां काम कर रहे लोगों के बारे में, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, उसको बोलते हैं बेटा पर्सनल ऑब्जेक्ट। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सोसाइटी की, क्योंकि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। याद आ रहा ना, क्लास 11th में भी बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। याद आया? नहीं आया तो मैं बता देता हूं। तो भैया बीइंग अ बिजनेस हमें सोसाइटी का तो ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैनेजमेंट भैया सोसाइटी की तरफ भी ध्यान देता है, और वो बन जाता है तीसरा ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इतने से काम नहीं चलेगा, ये हमने एक बेस बनाने की कोशिश की। अब बेटा लैंग्वेज और वर्डिंग्स बहुत जरूरी है, तो चलो सर एक एक करके पढ़ लेते हैं सर, कोई टेंशन थोड़ी है। ओके चलो, उम्मीद करते हैं बेटा ये नोट्स, ये पीडीएफ आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है बेटा तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है। वहां पर बेटा सारी इन्फॉर्मेशन, इवन नॉट ओनली फॉर बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोट्स बेटा वहां पर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। आप वहां पर डाउट भी पूछ सकते हो, और डाउट के लिए दूसरा तो बेटा कमेंट बॉक्स है ही। अगर कोई डाउट है किसी मैटर पर, आप वीडियो चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए। हम बिल्कुल आपकी भैया आपकी जो डिमांड है उसको बराबर पूरा करेंगे। शुरू करें। ओके, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो कितने हो गए बेटा? 3। अब एक एक करके पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट मतलब क्या? सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्ट फॉर। तो भैया पहले ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में सोच रहा है? खुद के बारे में सोच रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या गोल अचीव करना है, तो उन गोल्स को बेसिकली सेट करना। और सेट करने से तो अकेले काम नहीं होगा बेटा, उनकी तरफ आपने एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, मतलब अचीव भी करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट किसकी बात करेगा? कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो गोल सेट करे, और उनको अचीव करने के लिए भैया जो भी एफर्ट करने हैं वो भी करे। तो सेटिंग ऑफ गोल्स एंड अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स, ये किसके अंदर आता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। क्या बात समझ में आई? हाँ जी मालिक। अब बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 में, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सुनो ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा, मान लो आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया। अब अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यार डे 1 से हम और आप ये नहीं सोचते कि मैंने प्रॉफिट कमाना है। सबसे पहले, क्योंकि मार्केट बहुत इंटेंस है, मार्केट में कंपटीशन बहुत इंटेंस है, कंपटीशन का लेवल बिल्कुल नेक टू नेक चलता है। तो सबसे पहले बेटा जब हम मार्केट में कदम रखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हमें मार्केट में क्या चाहिए बेटा? सर्वाइवल चाहिए। हम एक बार सर्वाइव हो जाएं, प्रॉफिट तो भैया आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सर्वाइवल के लिए करना क्या पड़ेगा? तो मैं बोलूं सर सर्वाइवल के लिए सिंपल इतना है कि कम से कम इतनी रेवेन्यू तो कमा लो, इतना पैसा तो कमा लो कि आपकी कॉस्ट क्या हो जाए बेटा? रिकवर हो जाए। देखो, अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और आप कम से कम इतना कमाने लग गए हो कि आपकी कॉस्ट, आपके खर्चे रिकवर हो रहे हैं, तो बेटा ये समझ लो कि आप मार्केट में सर्वाइव कर चुके हो। तो ये है बेटा सर्वाइवल का फॉर्मूला, कि आपकी रेवेन्यू बेटा इतनी एनफ होनी चाहिए कि आप अपनी खुद के खर्चे को रिकवर कर पाए। हाँ, एक बार सर्वाइव कर गए तो बेटा प्रॉफिट तो फिर हम आगे निकाल ही लेंगे। आइए सर पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट फर्स्ट मस्ट स्ट्राइव। भैया मैनेजमेंट को मस्ट मस्ट करना चाहिए क्या? टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया सबसे पहले तो सर्वाइवल ढूंढने का। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स। भैया
ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है तो कम से कम इतनी रेवेन्यू तो कमानी पड़ेगी कि उसके खर्चे, उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। हाँ, एक बार तुमने सर्वाइवल ढूंढ लिया तो चलो भैया अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अब आप मुझे बताओ, जब रेवेन्यू में इतनी कमा रहा हूं कि मेरा कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो ये तो सर्वाइवल हो गया। लेकिन सर मेरी अगर रेवेन्यू ज्यादा हो जाए मेरे खर्चों से, तो जितनी ज्यादा हो रही है वही मेरी क्या है बेटा, वही मेरी क्या है बेटा, प्रॉफिट है। देखो, मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन मेक, देखो अब आप सोचो सर सर्वाइव हो रहे हैं, कल को प्रॉफिट नहीं मिला तो बेटा, अगर आपने ग्रोथ करना, आपने आगे जाना है, बिजनेस को बढ़ा करना है तो प्रॉफिट तो चाहिए। केवल सर्वाइवल से, देखो ये तो सेवा हो गई ना, सर्वाइवल तो केवल सेवा हो गई कि जितना खर्चा कर रहा हूं उतना ही आ रहा है, तो इससे कुछ ग्रोथ नहीं होगी। अगर हमें ग्रोथ करना है, एक्सपांड करना है तो बेटा प्रॉफिट तो चाहिए। सो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ दी बिजनेस। तो भैया प्रॉफिट तो चाहिए। अगर मैं बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, इतनी रिस्क ले रहा हूं, तो भैया रिस्क का रिवॉर्ड तो बनता है, और रिवॉर्ड क्या है सर, प्रॉफिट। तो सर्वाइवल के बाद मैं किसके बारे में सोचूंगा, प्रॉफिट। और एक बार अगर प्रॉफिट होने लगा, मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो फिर बात करते हैं कि बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, ग्रोथ की, नए प्रोडक्ट ऐड कर दो, नई बेटा डिविजन्स बना दो, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बिजनेस नीड टू एड इट्स प्रोस्पेक्ट इन लॉन्ग रन, फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू ग्रो। भैया अगर लंबे समय की बात करो तो भैया ग्रोथ तो जरूरी है। ग्रोथ कैसे मेजर होगी, इंक्रीज इन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये कुछ तरीके हैं। अगर प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है, एम्प्लॉइज बढ़ाते जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। तो भैया सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, तो कैसे याद रखोगे सर, SPG, ये तीनों किसके अंदर आते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बारे में सोच लिया ना, चलो भैया अब सोसाइटी की बात करते हैं। तो दूसरा है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने बेनिफिट क्रिएट करना है किसको बेटा, सोसाइटी को। सो दिस रिफर्स टू कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। देखो सर, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप लॉन्ग रन का सोच रहे हो, लंबा जाना चाहते हो, तो बेटा सोसाइटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली देखो, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें कहां से मिलते हैं सर, सोसाइटी से मिलते हैं। तो जब सोसाइटी से मिल रहे हैं, इतना सोसाइटी हमारे लिए कुछ कर रही है, तो नाउ इट्स योर टर्न टू पे बैक। हमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट क्रिएट करने पड़ेंगे। अब सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करने का मतलब क्या है, आप एनवायरमेंट का ध्यान रख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस दीजिए, अच्छी प्राइजेस पर, रीजनेबल प्राइजेस पर दीजिए। तो ये सारी चीजें बेटा किसके अंदर आती है, सोशल ऑब्जेक्ट। अपना देख लिया सोसाइटी का, अब अपने यहां रह रहे लोग, तो उसको बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन। देखो सर, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा काम कर रहा है, तो उसका अपना कुछ इंडिविजुअल गोल है, उसकी अपनी इंडिविजुअल नीड है। अब अगर अपन इन एम्प्लॉयज को, वर्कर को ये बोलते हैं कि देखो भाई, तुम बीइंग अ एम्प्लॉय, बीइंग अ वर्कर, तुम किसका गोल ध्यान रखो, तुम गोल ध्यान रखो ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हमने और आपने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर लिया, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पर्सनल गोल का ध्यान मैनेजमेंट बोल रहा है हम रखेंगे। तो वही जो वादा वर्कर और एम्प्लॉय से किया गया था कि तुम मेहनत करो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, और बीइंग अ मैनेजमेंट हम आपके गोल का ध्यान रखेंगे, वही बेटा आता है किसके अंदर, पर्सनल ऑब्जेक्ट के अंदर। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बताओ मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं और कौन कौन से। तो आप बोलोगे सर 3। पहला खुद के बारे में सोचना, ऑर्गेनाइजेशनल। दूसरा सोसाइटी के बारे में सोचना, सोशल। और तीसरा बेटा वर्कर्स एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, इज कॉल्ड, बोलने का, पर्सनल। तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एंड प्लीज मेक श्योर बेटा ये तीनों सीक्वेंस में है बेटा, मतलब ये पहले आएगा, ये सेकंड आएगा और ये थर्ड आएगा। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। देखो फीचर्स हो, इंपॉर्टेंस हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, इनको आप बिल्कुल इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ बेटा प्रोसेस है, तो प्रोसेस का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप। तो कभी भी याद रखिएगा, आप बाकी चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रोसेस के स्टेप्स बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसा समझ लीजिए कि बेटा ये प्रोसेस ही है। तो सबसे पहले सर्वाइवल ढूंढने का, देन प्रॉफिट ढूंढने का, उसके बाद बेटा ग्रोथ की तरफ जाने का। डन। आइए सर, हमने पार्ट 1 के अंदर यह सीखा था कि सर फीचर्स वो चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीजें होती हैं जो किसी भी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारी और आपकी हेल्प करती हैं। ऑन दी अदर एंड बेटा इंपॉर्टेंस वो चीजें हैं जो आपको ये बताती हैं कि सर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। भाई मैं मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना चाहता, बताओ क्यों करूं। तो आप बताओ क्यों करूं के रिप्लाई में कुछ जवाब दोगे, कुछ तो पॉइंट्स रखोगे। जो पॉइंट्स आप रखोगे वही बन जाएंगे उसके इंपॉर्टेंस।
अब देखो फीचर्स अगर समझ में आ गए ना तो इंपॉर्टेंस बहुत ईजी होते हैं। जैसे वो बोलते हैं भैया कि अगर तुम मैनेजमेंट फॉलो करोगे ना तो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। एक लिखा फीचर्स में लिखा, तो मैनेजमेंट आपकी बेटा आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। मैनेजमेंट बेटा एफिशिएंसी को बढ़ा देगी, क्योंकि मैनेजमेंट कॉस्ट का भी ध्यान रखती है और टाइम का भी ध्यान रखती है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगी। कहीं ना कहीं खर्चे कम होंगे, प्रोडक्टिविटी बेटा क्या होगी? बढ़ेगी। अगर तुम मैनेजमेंट को फॉलो करोगे ना तो मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसा बना देगा? डायनामिक बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि बेटा मैनेजमेंट खुद डायनामिक प्रोसेस होती है। तो अगर कोई प्रोसेस डायनामिक है और उस प्रोसेस को तुम फॉलो कर लो तो तुम भी क्या हो जाओगे? सर डायनामिक हो जाएंगे। ओके, पर्सनल ऑब्जेक्ट का ध्यान रखेगी क्या? हाँ, अभी ऊपर पढ़ा कि 3 ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल भी होता है। सर सोसाइटी के डेवलपमेंट का ध्यान रखेगी क्या? हाँ, क्योंकि एक सोशल ऑब्जेक्ट भी होता है जिसमें वो कहीं ना कहीं बेटा बेनिफिट क्रिएट करेगी। किसको? सोसाइटी को। बोलो मालिक, यहां तक समझ में आया क्या? एक और मेमोरी टेक्निक, डीपी सेट करना इजी है। इजी वाला इजी लिया मैंने। डी फॉर, बोलो डी फॉर, अब तुमने कमेंट करना है बेटा, अब तुमने कमेंट करना है, मैं ही थोड़ी बताऊंगा सारा। तो ये मेमोरी टेक्निक बेटा मैंने आपको बता दी है। इफ यू वांट यू कैन यूज इट, अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चलो, इस वीडियो में अभी तक अपन ने क्या सीखा बेटा? अभी तक मैंने ये सीखा कि सर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और दूसरा मैंने सीखा बेटा मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है। आगे बढ़ें सर, चले बात करते हैं नेचर की। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझने का, मान लो बेटा, मान लो बेटा आप किसी पर्सन से लाइफ में पहली बार मिलते हो। सुनो ना, आप किसी पर्सन से बेटा लाइफ में पहली बार मिले, ठीक है? आप जब इनसे मिले, आपने इनसे बातचीत करी, तो आपको, हमारे और आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है, आपको ना इनका बिहेवियर, इनका बात करने का तरीका किसी अपने की याद दिला देता है। तो आप पता है क्या करते हो? आप उनको ना ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते हो, पता है यार तुम्हारा जो बोलने का तरीका है ना, तुम्हारा जो नेचर है ना, तुम्हारा जो बिहेव, बिल्कुल मेरा एक और दोस्त है, मेरा एक भाई है, कोई तो है मेरा ऐसा जिसके जैसा है। ऐसा होता कि नहीं होता? लाइफ में बहुत बारी होता है। आप मुझे बताओ, इसका बिहेवियर, ए का बिहेवियर बी के जैसा है, आपको कैसे पता चला? आपने कैसे पता लगाया? सर मैंने क्या किया, मैं बी को तो पहले से ही जानता था। तो जब ये ए बात कर रहा था, ये जब बिहेवियर मैंने ए का ऑब्जर्व किया, तो मैंने ना ए के बिहेवियर को बी के बिहेवियर के साथ कंपेयर करा, और कंपेयर करने पे पाया कि ये तो यार एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बोलता है, ये तो तरीका भी इसका वैसे ही है बात करने का है, पर्सनालिटी भी वैसी है। कंपेयर करने से मुझे पता चला कि जो ए है ना बिल्कुल बी के जैसा है। मतलब सर ये कहानी मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी एग्जाम्पल बेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब हम यही करने वाले हैं। हम ढूंढने वाले हैं सर मैनेजमेंट किसके जैसा है। हैं जी सर, किसके जैसा मतलब ए बी करने वाले? नहीं नहीं बेटा, यहां कुछ अलग पिक्चर है। हम मैनेजमेंट का नेचर पता करने वाले हैं कि मैनेजमेंट का नेचर किसके जैसा है। अब किसके जैसा मतलब 3 लोगों से कंपेयर किया जाएगा। पहला बेटा आर्ट, दूसरा बेटा साइंस, एंड तीसरा बेटा प्रोफेशन। भाई आखिरकार पता तो चले कि मैनेजमेंट तुम किसके जैसे हो, आर्ट के जैसे हो, साइंस के जैसे हो, प्रोफेशन के जैसे हो। अब भी मैंने बताया था उसके जैसे हो कि नहीं हो, ये पता लगाने का तरीका क्या है कि सर मैं आर्ट के फीचर्स देखूंगा और मैनेजमेंट के साथ कंपेयर कर लूंगा। अगर दोनों के फीचर मिले तो भैया हमारी अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि मैनेजमेंट आर्ट के जैसा है, और मान लो नहीं मिले तो फिर बोलेंगे नहीं है। सो सिंपल, सो इजी। आओ सर शुरू करते हैं कहानी। पहला बेटा हम क्या समझेंगे? आर्ट। और देवी और सज्जनों, अगर आपको ये आर्ट पता हो कि आर्ट कहां से ली गई है, ये किसकी ड्राइंग है, बहुत फेमस ड्राइंग है ये, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आर्ट है किसकी। आर्ट का मतलब होता है बेटा कोई भी स्किल, कोई भी कला, ऐसा बोल सकते हैं। सुनो ना क्या लिखा है, आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल। ऑब्वियस बात है बेटा, आर्ट जो होती है देखो पर्सनलाइज स्किल है, पर्सन टू पर्सन बेटा वेरी करेगी, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है? तो एक तो हमने क्या सीखा बेटा, एक स्किल है और एक पर्सनलाइज होती है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑब्वियस बात है किसी भी स्किल में अगर बेटा आपने मास्टरी चाहिए है या कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हैं तो देखो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़े ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा आप उस स्किल में उतना मास्टर होते जाओगे। अब एक बार पता करते हैं कि आर्ट के फीचर क्या क्या है। पहला लिखा है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सर मैं बताऊं आपको, कोई भी आर्ट सीखना हो, कोई भी आर्ट सीखना हो, शुरुआत बेटा थोड़ा बहुत उसका थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर करनी पड़ेगी। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे ना गाने का बहुत शौक है। अब मान लो मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे गाना और अच्छे से सीखना है, सिंगिंग,
तो बेटा सबसे पहले ऐसा थोड़ी होगा कि मैं जाऊंगा और मेरे को सिखाने लगेंगे चलो भाई शुरू करो गाना। सबसे पहले मुझे थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाई जाएंगी, कम से कम वो होते ना 7 सुर होते, सा रे गा मा। सबसे पहले तो सबसे पहले आर्ट में एक फीचर होता है कि बेटा कहीं ना कहीं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेना पड़ेगा, तो पहला। दूसरा बेटा पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। अब देखो ना भैया, सिंगर आपके अरिजीत सिंह भी हैं और सिंगर आपके मिका सिंह भी जी हैं, मिका सिंह भी है। अच्छा, अरिजीत सिंह के गाने सुनो तो बेटा रोना नहीं रोके, और मिका सिंह के गाने सुनो तो हंसना नहीं रोके। उन्होंने भी सीखे, दोनों ने 7 सुर ही हैं, लेकिन उन्होंने उसको बेटा कहीं ना कहीं रोमांटिक गानों में यूज़ किया और इन्होंने बेटा थोड़ा सा अलग टाइप के सॉन्ग चूज़ किए। तो ये देखो ज्ञान सेम है लेकिन यूज उसका क्या है, डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं बेटा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड देखो आर्ट का सीधा रिलेशन ही है बेटा प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से। जितना ज्यादा क्रिएटिव सोचोगे आपकी आर्ट, आपकी स्किल उतनी बढ़िया होती जाएगी। तो ये 3 फीचर हैं बेटा किसके, आर्ट के। और अब इन्हीं तीनों फीचर को बेटा कंपेयर करो मैनेजमेंट के साथ। अगर ये तीनों फीचर मैनेजमेंट से मिल गए तो तुम क्या बोलोगे कि यस सर मैनेजमेंट किसके जैसा है, आर्ट के जैसा है। देखो पहला, अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि देखो यार, आप अच्छे मैनेजर बन सकते हो, उसमें भी आपको बेसिक जो थ्योरेटिकल नॉलेज है देखो वो होना चाहिए। बिजनेस क्या है, रिस्क क्या है, बिजनेस के कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी है। तो मतलब पहला फीचर तो बेटा मिलता है। दूसरा अगर आप बोलोगे ना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, देखो एक ही सिचुएशन को डिफरेंट मैनेजर डिफरेंट तरीके से डील करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल इंडिया ने या पूरे वर्ल्ड ने बेटा एक पेंडेमिक देखा जिसका नाम था कोविड। कुछ लोगों ने, कुछ मैनेजर्स ने बेटा इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ही देखा, कुछ के लिए थ्रेट था। सिचुएशन एक है लेकिन बेटा उसका यूज, उसका एप्लीकेशन अलग है। तो बेटा मैनेजमेंट भी क्या होता है बेटा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है सर, बीइंग अ मैनेजर आप जितने ज़्यादा डे टू डे बेसिस पर डिसीजंस लोगे, जितना क्रिएटिव सोचोगे, जितना यूनिक सोचोगे, भैया बिजनेस उतना ग्रो करेगा। तो भैया ये भी मैनेजमेंट में पाया जाता है। तो सभी सबूतों, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आज की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मैनेजमेंट किसके जैसा है, आर्ट के जैसा तो बिल्कुल है। अब साइंस और प्रोफेशन के जैसा है नहीं है, ये चर्चा होगी अभी आगे। ओके मालिक, अब आते हैं सर साइंस। अब एग्जैक्टली हमें वही सेम काम करना है कि साइंस के फीचर पढ़ेंगे और उनको कंपेयर करेंगे बेटा मैनेजमेंट के साथ। देखो साइंस क्या है बेटा, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब। देखो बेटा साइंस में आपको पता है ना, हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज की रीजनिंग होती है। कोई भी चीजें लोग मानते नहीं है जब तक कि उसके पीछे का उनको लॉजिक या रीजन ना पता हो। तो एवरीथिंग इज लॉजिकल, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअल अकॉर्डिंग टू दी साइंस। साइंस में लॉजिक होता है, मैजिक नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं। फीचर नंबर 1 बेटा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। अब भी हमने समझा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहां होगा ही होगा बेटा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर इस दुनिया में कुछ हो रहा है, वो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वही है बेटा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, अब सी बात है साइंस के जो बेटा प्रिंसिपल्स बनाएगा। अब एक आदमी था, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, एक एप्पल गिरा, उसने देखा कि यार ये कोई तो ऐसा फोर्स है जो चीज़ों को ऊपर से नीचे खींचता है। फिर उसने और बहुत सारी चीज़ें फेंक के देखी होंगी, फिर हो सकता है उसने एक आदमी ऊपर से फेंक के देखा होगा। उसने बहुत सारे क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, और सबका रिजल्ट क्या आया होगा, सेम आया होगा। तो उसने क्या डेवलप कर दिया भैया, प्रिंसिपल जिसका नाम हुआ ग्रेविटेशन फोर्स। तो साइंस में क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अच्छा मुझे बताओ ग्रेविटेशन फोर्स तो पता नहीं दुनिया के किस कोने में खोजा गया। अगर आपको पता है कहां खोजा गया तो कमेंट में बता देना, मुझे तो नहीं पता भाई। लेकिन बेटा ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कहीं भी उसकी बेटा खोज हुई हो, कहीं भी एक्सपेरिमेंट हुआ हो, बेटा एप्लीकेबिलिटी, वैलिडिटी जो है बेटा वो यूनिवर्सल है, हर जगह वो वैलिड माना जाएगा। तो ये 3 फीचर किसके हैं बेटा, साइंस के हैं। अब इन तीनों फीचर को बेटा, तीनों फीचर को आप देखो भैया मैनेजमेंट से कंपेयर करके, और मैंने कंक्लूजन बेटा ग्रीन में लिख रखा है। मतलब बेसिकली कंक्लूजन मतलब कंपैरिजन विद साइंस और आर्ट। सबसे पहला क्या बोलते हैं कि जैसे भैया साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल होते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है बेटा वो एग्जैक्टली साइंस के जैसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बिहेवियर है,
ये बेसिकली मैनेजर के बिहेवियर पर बेस्ड है, और ह्यूमन बिहेवियर तो बेटा डिफरेंट होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं बेटा, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो एग्जैक्टली साइंस के प्रिंसिपल के जैसे नहीं होते हैं। मतलब बेटा ये जो फीचर है, ये जो फीचर है, अगर आप देखोगे प्रिंसिपल से रिलेटेड जो फीचर है बेटा, ये बिल्कुल भी बेटा मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता है। मैनेजमेंट में खैर ये तो पाया जाएगा, क्योंकि देखो मैं बोलूं प्रिंसिपल्स किसी के भी हों, बनते तो बेटा एक्सपेरिमेंट से ही हैं, लेकिन एप्लीकेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा पंगा है। पंगा ये है बेटा कि उनके जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं या एग्जैक्ट बिल्कुल होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेटा ह्यूमन बिहेवियर हैं, तो एग्जैक्टली प्योर साइंस के जैसे नहीं होते हैं, और इस वजह से मैनेजमेंट बेटा इन एग्जैक्ट साइंस होती है। इन एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट का ऑपोजिट बेटा, एग्जैक्ट का अपोजिट। तो भैया सिंपल कहानी ये है कि जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो साइंस के जैसा एग्जैक्टली नहीं होता, इसलिए उसको इन एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर है बेटा, तो सोशल साइंस का इसका फीचर, इसका नेचर ज़्यादा है। ठीक है सर, अब कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन से। प्रोफेशन आप समझते हो सर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जनरली प्रोफेशंस होते हैं। पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है सर, कोई भी जैसे एक सीए कर ले लो बेटा, उनका पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक पूरा एक व्यवस्थित प्रोसेस है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप वो प्रोफेशनल कहलाओगे। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बेटा, क्या कोई भी सीए कहलाएगा, या जो एग्जाम या उनकी जो भी प्रोसीजर वो फॉलो करेगा वही सीए कहलाएगा? तो आप बोलोगे सर कोई भी सीए थोड़ी कहला सकता है। भैया उसके लिए आपको प्रॉपर उनके एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, तो ही जाकर भैया वो प्रोफेशनल कहलाओगे। बट ऐसा मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता बेटा, मैनेजर तो कोई भी बन सकता है। करेक्ट। चलो, इनके प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा। ICAI आप ले लो, इनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन। बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। वो किसने बना कर दिए? मेरे इंस्टीट्यूट ने बना कर दिए। तो बेटा कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है यहाँ पे। ओके, सर्विस मोटिव, ऑब्वियस बात है, प्रोफेशन में तो बेटा सर्विसेज ही होती हैं। अब अगर आप देखोगे बेटा, पहला तो मैनेजमेंट में सच कोई प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट होते ही नहीं बेटा, क्योंकि यहां भी प्रॉब्लम ये आ रही कि प्रोफेशन के सारे फीचर्स, प्रोफेशन के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए अभी बेटा हमारा जो मैनेजमेंट है वो फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, बट हम उस रास्ते पर हैं, उस पाथ पर हैं कि आगे जाकर हमारा मैनेजमेंट भी फुल फ्लेजेड प्रोफेशन बन जाएगा। बट अभी तक नहीं है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे कंक्लूजन रीड करेंगे, एक बार सारे बच्चे कंक्लूजन रीड करेंगे। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर। देखो, मैनेजमेंट बेटा प्रोफेशन के सारे फीचर्स फुलफिल नहीं करता है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। तो भैया ये फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ये था बेटा नेचर। अब आ जाते हैं बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं बेटा, अपर, मिडिल और लोअर। देखो अपन ऐसे समझो, हमारे घर में भी बेटा इसी तरीके से काम होता है। सबसे पहले जैसे अगर अपने दादाजी वगैरह हैं तो भैया वो सबसे पहले टॉप पे आएंगे, वो अपर लेवल है बेटा, फिर हमारे मम्मी पापा, फिर हम लोग। वैसे ही समझो बेटा। सर मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है बेटा टॉप लेवल। अब देखो इसके ऊपर केस स्टडी आती है, वो आपसे केस स्टडी कुछ ऐसे पूछेंगे, किसी भी एम्प्लॉय का, वर्कर का नाम बता देंगे XYZ, उसका काम बता देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए ये आदमी कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। बहुत बहुत अच्छा स्टाइल का क्वेश्चन है आपका। CBSE बेटा हर साल पूछता है, इसलिए बिल्कुल तैयार रहो। मैं आपको बताता हूं। देखो सर, सबसे पहले तो कैसे याद करो सर, जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट पोजीशंस होती है ना बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बेटा आती हैं टॉप मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा, जितना भी बेटा दिमाग लगाने का काम है, दिमाग मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, इसके बारे में जो स्ट्रेटजीज बनाने का काम है वो किसका होता है बेटा? बड़े लोगों का होता, मतलब दादाजी, मतलब टॉप लेवल। मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए बेटा देखो पोजीशंस लिख रखी हैं ताकि आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो टॉप लेवल क्या करेगा बेटा? स्ट्रेटजीज बनाएगा। वो किसको बना के दे देगा बेटा? मिडिल लेवल। जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं बेटा, ये सारे आते हैं मिडिल मैनेजमेंट के अंदर। टॉप लेवल ने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना, करना नहीं करवाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो स्ट्रेटजीज, वो पॉलिसीज फॉलो हों, ये जिम्मेदारी किसको दी जाती है बेटा? मिडिल को। और अल्टीमेटली लोअर लेवल पर आते हैं बेटा सारे के सारे टीम लीडर, सारे असिस्टेंट, फोरमैन, शिफ्ट मैनेजर, वर्कर्स, ये सारे कहाँ पर आते हैं बेटा? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब कल को मान लो, देखो एक तो कॉन्सेप्ट समझ के जाने का, लेकिन कल को ऐसा हो जाए
कि मान लो हुआ ये कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर अपर मतलब टॉप है, मिडिल है कि लोअर है। अब आप तुक्का मारोगे, क्योंकि तुक्का से तो हम पीछे हटते नहीं, क्योंकि कुछ छोड़ के तो आना नहीं है। तो बेटा 90% केसेस में आंसर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। पहले बेटा लॉजिक ही लगाना, तुक्का पहले से मत मार देना। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट आंसर लिख के आना। दूसरा बेटा आप ये बताओगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल बताया मिडिल लेवल। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भी आपने लेवल आइडेंटिफाई किया उसके फंक्शंस लिखिए बेटा। ये बहुत एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है, अच्छा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बेटा बार बार पूछा जा रहा है। बट जैसा मैंने अभी आपको पार्ट 1 में भी बोला था, यहाँ भी बोल देता हूँ कि सर हम चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट नहीं करेंगे कि पढ़ा दिया और छोड़ दिया। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो बेटा उसके असर्शंस, रीजंस, केस स्टडीज, सारी बेटा आपसे बातें हम ज़रूर 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 करेंगे। मतलब एक चैप्टर को बेटा 100% तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। ओके सर, इस पार्ट में अभी तक हमने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया एक बार जल्दी देखो। सर हमने शुरुआत आपके साथ की थी, एक सेकंड, हमने शुरुआत की थी बेटा ऑब्जेक्टिव्स। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद हम चले गए सर इंपॉर्टेंस की तरफ, उसके बाद हम चले गए नेचर की तरफ, और नेचर के साथ साथ हमने पढ़ लिया भैया लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप बेटा हर एक बच्चा यहां तक कंफर्टेबल होगा। हम मिलेंगे बेटा अगले अगले सेशन के अंदर, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके ऊपर एक केस स्टडी बहुत ही शानदार आती है जिस पर हम चर्चा करेंगे बेटा अगले पार्ट के अंदर। और अगले पार्ट में बेटा हमारा ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल खत्म। सी यू, टाटा, बाय बाय। देखिए मैं चाह रहा हूं मैं छोटे छोटे 20-20 25-25 मिनट के वीडियोस बना बना के आपको दूं, ताकि बेटा आपको देखने में आसानी हो। जैसी 2-3 पार्ट में हम चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद आप उसका असर्शंस और रीजंस और केस स्टडी वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा। आपका चैप्टर कंप्लीट 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 हो जाएगा। बिल्कुल आप एग्जाम के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। चले मिलते हैं बेटा अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज।